और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है। पिछले 4 साल से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है कि मोदी सरकार किसी भी वक्त हमला करके पीओके उससे वापस छीन लेगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद से उसे दिन रात हमले का डर सताता रहता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में ये डर और भी बढ़ा दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वैसे हमें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि खुद पीओके के लोग पाकिस्तान से पिंड छुड़ाना चाहते हैं और भारत से मिलने के लिए उधार बैठे हैं। 2019 से पहले कश्मीर को लेकर भारत के सिंगल लाइन बयान होते थे कि पाकिस्तान आतंकी न भेजे, अपनी हद में रहे। लेकिन ये लाइन एग्रेसिव हुई 5 अगस्त 2019 को, जब अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर फ्यूचर प्लान भी बता दिया। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इस बयान को कुछ ही दिन हुए थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंट दिया। कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो कश्मीर पर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। रक्षा मंत्री के बोलने भर की देर थी कि नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने कहा कि सरकार आदेश भर करे, सेना तैयार है। और उसी के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी। बेचैनी कि क्या पीएम मोदी का 24 के चुनाव से पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ बड़ा करने का प्लान तो नहीं है। पाकिस्तान की इस बेचैनी को और हवा दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सेना और सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने। अब वक्त कश्मीर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस भारत में मिलाने पर बात करने का है। इस नैरेटिव को विदेश मंत्री ने भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्टैब्लिश किया। आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे और बाइडेन के साथ जॉइंट स्टेटमेंट से पाकिस्तान को जोर से मिर्ची लगी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर पाकिस्तान को समझाया कि कश्मीर छोड़े, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सोचे, क्योंकि वो भारत में मिलने के लिए तैयार है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। इत्तेफाक की बात तो ये है कि 3 दिन पहले ही खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी यही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था कि पाकिस्तान को अब इधर उधर झांकने के बजाय अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं जनाबी स्पीकर कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है कि हम दुनिया की सियासत से थोड़ा सा दूर रहे और हम अपने ही ऊपर फोकस करें। लेकिन ये बात अलग है कि पाकिस्तान की फितरत कुछ और रही है। इतिहास से कुछ न सीखने का रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो इसी पर आर पार यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीधी बहस होगी। कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय करा देता हूं। बैरिस्टर हुमायूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ तैयब खान साहब है जो कि पीटीआई के सपोर्टर है। काबिल तारीफ है तैयब साहब आप कि आज भी आप इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं और बात कर पा रहे हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद खान साहब जुड़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की तरफ से। मेरे साथ के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं जो कि एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। करगिल वॉर इन्होंने लड़ा था। और सबसे पहले शुरुआत में बैरिस्टर हुमायूं आपके साथ करना चाहता हूं और मेरा सीधा सवाल है, एक ऑर्डर और खत्म हो जाएगा बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला। आपको भी डर सता रहा है कि यहाँ पाकिस्तान के साथ भारत कभी भी ये कर सकता है, क्योंकि वहां के लोग तो यहाँ आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, ये जो सारी बातें ये प्रोपोगेंडा की हद तक तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं,
लेकिन इनको हकीकत में लाना जो है ये बड़ा ही मुश्किल काम है। आपको पता है 70 साल तारीख में मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मसला है जो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं दोनों मुल्क हिला सके। तो लिहाजा इसका जो एक डूएबल और जो वर्केबल जो प्लान है वो सामने लेके आना चाहिए और अवाम को भी उन्हीं मसाइल की तरफ लेके आना चाहिए जो हकीकत पर मबनी हों और जो जिनमें हकीकत पसंदाना नताइज निकल सकते हों। तो मुझे ये लगता है कि ये एक धमकी तो हो सकती है वोट लेने के लिए, ये इंडिया से भी आ सकती है, पाकिस्तान से भी किसी वक्त में आ सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा सीरियस बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई तजदिया किया जा सके। देखिए ये बीजेपी वाले हैं वो नारा लगा सकते हैं, कांग्रेस वाले लगा सकते हैं, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई या और जितनी भी जमातें हैं वो ये नारा लगा तो सकती हैं, लेकिन मेरी नजर में हमें उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिन पे डिस्कशन करने से कोई खातर ख्वाह नताइज हासिल हो सकते हों, दोनों मुल्कों की अवाम की कोई बेहतरी नजर आ सकती हो इसमें। तो मुझे ये लगता है कश्मीर का इशू सॉल्व तो होना चाहिए और वर्केबल सोल्यूशन जो है वो सामने आना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ से, ताकि ये जो इस खिते के अंदर ये जो एक मसला है ये हल हो। और मुझे ये लगता है कि और तरक्की की जो राहें हैं वो जो एक ग्रेटर साउथ एशिया का, ग्लोबल साउथ एशिया का जो एक नारा लग रहा है वो तभी मुमकिन होगा जैसे यूरोप ने जब अपने सारे ग्लोबल इंडिया का नारा लग रहा है, साउथ एशिया का कहां सर? हमें भी आप तो कंगाली की कगार पे हैं, श्रीलंका कंगाल हो चुका है, बाकी सबके हालात सबको पता है। अब ये ग्रेटर साउथ एशिया कुछ नहीं होगा, अब होगा तो ग्रेटर इंडिया होगा। देखिए इसमें दीपक साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो तरक्की होती है ना इकोनॉमिक वेलबींग की जो आप बात करते हैं, तो इसमें देखिए दहाइयां लगती हैं इसको एस्टेब्लिश करने के अंदर। इंडिया की अगर वक्ती तौर पे किसी चीज में प्रोग्रेस हो रही है, पाकिस्तान ने 2000 से लेके 2008 तक बड़ी एक्सेप्शनल प्रोग्रेस दिखाई अपनी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उसको मेंटेन करना असल चैलेंज होता है। बांग्लादेश भी अब कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया के मसाइल जो हैं, लेकिन देखिए अरे वही बांग्लादेश ना जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था, आप बोल गए, अच्छी बात बोल गए बैरिस्टर साहब, वही बांग्लादेश ने जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था और भारत ने आपके 2 टुकड़े कर दिए थे। देखिए वो एक अलहदा मसाइल है दीपक जी। आप बार बार अगर आज से 40-50 साल पीछे जाएंगे तो मुतद्दद बातें, आपको पता है कि मैं जब भी प्रोग्राम आता हूँ मेरे पास हजारों मिसालें हैं देने के लिए, मैं दे भी सकता हूँ। चलिए कोई एक दीजिएगा, मैं के शर्मा जी के पास चलता हूँ और बहस को ओपन करता हूँ। हुमायूं साहब एक एक करके हम बोलते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बाकी मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, बीच में नहीं टोका। तो के शर्मा साहब, आपको लगता है कि जो हमारे पाकिस्तानी मित्र बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ग्लोबल साउथ एशिया का विजन है उनका? देखिए, लेकिन अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। दीपक जी, खुद का घर संभालने यही बहुत बड़ी बात है, बाकी सपने तो छोड़ दें। रही बात, देखिए कश्मीर का जो विषय है और पाक अधिकृत कश्मीर का जो विषय, 2 बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। ठीक है, वो परिस्थिति बस वहाँ पर आज उसमें हुआ है और उसमें एक तरह से गलत ढंग से कब्जा किया गया है, लेकिन वो हिस्सा तो भारत का ही है। और बाकायदा पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी ये जो है कई समय से, कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि हम भारत से मिलना चाहते हैं, हम भारत की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अकाली, भुखमरी, जो गरीबी और जो सारी चीज़ें हैं, और वो अपने पड़ोसी ही बगल में देख रहे हैं जो कश्मीर है कि वहाँ किस तरह की खुशहाली है, तो स्वाभाविक सा एक उनमें। और यहाँ ये अपने तानाशाही बल पे, मिलिट्री के बल पे, ये सब पर उनको रोके बैठे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है और वो भारत के पास आके ही रहेगा। रही बात की प्रोपोगंडा करना, ये करना, प्रोपोगंडा करना हमारा काम नहीं। आज आप ये कह रहे हैं, इसके पहले आप ही प्रोपोगंडा फैलाते थे कश्मीर को लेके कि आप एक बार धारा 370 हटा के दिखाइए, 35 से हटा के दिखाइए। हमने हटा दिया, क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? छाती पीटा 2-8 दिन 10 दिन, इसके बाद शांत से बैठ गए। पूरे विश्व में किसी ने नहीं बोला, आपके समर्थन में एक कंट्री नहीं आया। हमने बड़ी शान से 370 हटाया और 35 पे हटा दिया। और इसलिए ये कहना, देखिए पाकिस्तान केवल अपना घर संभाल ले, आज जिस भुखमरी के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान, और एक तरफ भारत की आप उपलब्धियां देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं और विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो पलक पावड़े बिछाकर उनको खड़ी है।
किस तरह से उनका सम्मान हो रहा है, किस तरह से जो है भारत के प्रति आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। आज जो है करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर जो है भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, और ये कटोरा लेके घूम रहे हैं, वहां कोई $1 भी डालने को तैयार नहीं। ये तो इनकी खुद की परिस्थिति है। और इसके बाद बातें करा लो इनसे बड़ी ऊंची ऊंची। अभी आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, वो अलहदा विषय जी, वो अलहदा विषय। अरे आपके नाक के नीचे आपका बांग्लादेश कट के बाहर हो गया। अब भारत ने 2 टुकड़े कर दिया आपके। हमने एयर स्ट्राइक करके आपको और सर्जिकल स्ट्राइक करके आपको दिखा दिया कि देश की हम वो दूसरी तीसरी कंट्री है जो घर में घुस के भी मारने की ताकत रखते हैं, यदि आप अपने आतंकवाद का ये पैमाना सही नहीं करेंगे तो। और सबक सिखाना हमें आता है, ये हमारे देश के जवान, इनकी ताकत है। तो आज जो है आप केवल ऊंची बातें करें, अरे अपना कराची संभाल लो भैया। आपके तो मिलिट्री के ऑफिसर के घर में घुस के कोई बकरा चुरा ले रहा है, कोई मुर्गा चुरा के खा रहा है। ये तो हालत हो गई है आपकी वहां पर, उसको तो बचा नहीं पा रहे। मिलिट्री ऑफिसर के घर पे ही बनते हैं, इरशाद साहब के घर। ये के शर्मा जी, मुर्गे वहां पे या तो फौज के अफसरों के घर बनते हैं, इरशाद साहब के घर। कुछ दिन पहले रोज, आज तो ये नल्ली निहारी खा के आए होंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आज बहुत कुछ खाया अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज अल्लाह का रिज़्क़ दिया हुआ खाता है। पूरे विश्व ने उस दृश्य को देखा, तमाम टीवी चैनलों ने देखा कि कैसे उनके घर में लूटमार हो रही थी। और आज इनके देश की हालत देखिए, एक प्रधानमंत्री जेल में, कभी वो जेल जाता है, कभी निकल के बाहर आता है, कभी जो बना हुआ प्रधानमंत्री वो किसी सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखा रहा होता है, कभी सेना से लड़ रहा है। ये तो घर में ही आपस में लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए। तो इसलिए इनको कहना चाहता हूं मैं सिंपल सा कि आप इधर की उधर की रट छोड़िए, आप अपना पहले उधर संभालिए। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होके ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वक्त का इंतजार कर लीजिए। और जैसे हमने कश्मीर से सारी चीजें हटाई और पूरा विश्व उसका सम्मान किया, वैसे इसका भी सम्मान हो जाएगा। बिल्कुल बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है इरशाद साहब। वो पीओके में एक नारा लगता है, आपको पता है इरशाद साहब क्या नारा लगता है पीओके में? मुझे एक बात सुने जरा, बड़ा भाषण दिया इन्होंने साहब जो ना एक नारा तो बता दीजिए, पीओके में क्या लग रहा है आजकल? मैं नारा खालिस्तान वाले लगा रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये कहाँ लगता है नारा? जो ये खालिस्तान, ये कहाँ लगता है नारा? ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये पाकिस्तान में लगता है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो अपने कब्जा कर रखा है। गुजरात का नारा लगता है, ये कहाँ लगता है? हिंदुस्तान में लगता है, मेरे पाकिस्तान में तो नहीं लगता। अच्छा, तो बात ये है कि ये निकाल लीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रदर्शनों के शॉट, एक एम्बियंस सुनाई देते हैं इरशाद साहब को, और जगह भी बता दीजिएगा मुझे। देखें कितने अमन से मैंने सुना सबको। अब एक लम्हा मुझे दीजिए, मुझे सुनिए, उसके बाद जो मर्जी सुनाइए आप। हाँ, आपके बाद ही सुनाऊंगा, आप सर के बाद सुनाएंगे। इरशाद साहब को बोलने दीजिए। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कह रहे थे कि मेरे आर्मी हाउसेज में लोगों ने मुर्गियां चुरा ली और बतखें चुरा ली। भाई, मेरे मुल्क के लोग थे, मेरे मुल्क की आर्मी के घर थे, हम लोग खुद से थे। हाँ, अगर कोई मेरे मुल्क का दुश्मन, मेरे पाकिस्तान का दुश्मन मेरे घरों की तरफ आंख उठाता, हम उसकी आंखें भी निकालते, उसकी टांगे भी काटते। दूसरी बात, ये हमारे बच्चे थे जिनको वर्गलाया गया। आपका भेजा हुआ एजेंट था इमरान खान, उसने वर्गलाया हमारे बच्चियों को। अरे वो आपका प्रधानमंत्री भी था कुछ महीने पहले, दोस्तों के बच्चे। अरे वो आपका प्रधानमंत्री था, हमारे एजेंट को आपने प्रधानमंत्री बना लिया वो हिंदुस्तान का एजेंट था, हमारे नौजवानों। अच्छा, उसको पीएम बना लिया। सुने वर्गलाया। ऐसी हालत है पाकिस्तान की, भारत के एजेंट को पीएम बना लेते हो। था तो पाकिस्तान, भारत के एजेंट को पीएम बना लिया आपने। साहब क्या गजब बात की आपने। सुनिए, सुन लो यार दीपक, सुनो तो सही। आपका वर्गलाया, हमारे बच्चियों को वर्गलाया। जब हमें पता लगा वो आपका एजेंट है, उसको सबक सिखाया फिर हमने। अभी उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लोगों ने मुर्गियां चुराई, उसका मालूम नहीं है कि वो भी कोई था। अभी वो मालूम नहीं कि वो भी कोई पार्टी थी। देखिए, ऐसा मेरे पाकिस्तान में, मेरी तारीख में कभी नहीं हुआ कि मेरे शोधा की कब्रों पे जाके बेहुरमती की गई हो। तो ये कोई एजेंट ही कर सकता है, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का नहीं कर सकता। तो वो सिखाए हुए थे आपके लोग। देखिए, बड़े इनोसेंट बच्चियां थे जिन्होंने इसको वोट दिया, इसको वजीर आजम बनाया, इसको सपोर्ट दिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वोट से आया था वो। लेकिन उसको अकल नहीं थी, शऊर नहीं था, उसका दिमाग अपना नहीं था। दूसरी बात यह है कि आप कभी जब पंजा आजमाई हुई ना आपसे, हम आपको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। भूल जाइए, बात करते हैं भूल जाइए।
मैं कह रहा हूँ हकीकत मुझे नहीं लगता आप टीवी पे बैठ के ही सपने देख लेते हैं। मुझे नहीं पता था आप टीवी पे बोलते बोलते सपने देख लेते हैं। सपने आप लोग देखते हैं और सुबह में हम आप लोग सर पे सवार होते हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे यही कहता हूँ, आप सपना देखते हैं हमें पाकिस्तान की तरफ मुंह करने का, लेकिन सुबह उठते हैं तो चरपाई से नीचे गिरे हुए होते हैं, तकिया आपके ऊपर गिरा हुआ होता है और हम आपके सर पे सवार होते हैं सुबह के वक्त। तो बात यह है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और रात के वक्त क्या होता है ये भी बता दीजिए, दोपहर में क्या होता है ये भी बता दीजिए। कश्मीर के मकबूजा कश्मीर की खैर जब आप पूरे दिन जो है वो 370 धारा आपने हटाई। देखिए सुन ले, 370 धारा आपने हटाई, आपने अपने मुल्क की आर्मी उनसे निहत्ते कश्मीरियों से क्यों नहीं हटाई? आप हटाएं तो सही। देखिए फिर कश्मीरी अपना कश्मीर कैसे आजाद करवाते हैं आपसे। आप जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा। ठीक है भाई, एक क्विक जवाब फिर उसके बाद में दिखाऊंगा क्या नारा चल रहा है आजकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। आपकी आर्मी, आपके इदारे उन पर जुल्म करते हैं। दीपक बाज आ जाएगी। दीपक जी, मैं केवल इतना ही कहूं, फिर मैं आपसे केवल पूछूंगा मैं पाकिस्तान के मित्र के लिए मैं पाकिस्तान के मित्र के लिए गांव की कहानी बता देता हूं। दीपक जी बड़ा प्रसिद्ध है, आप भी सुने। कहानी ना सुनाइए, हकीकत बताइए। कोई शख्स ऐसे भी होते हैं, हाँ नहीं वही हकीकत है सर, आपकी हकीकत बता रहा हूँ। गांव में एक व्यक्ति जिसके गाल में कब कोई नहीं, सुन लीजिए, जब इसके गाल में कोई एक झापड़ मारता है ना तो वो कहता है कि दूसरे में मार के दिखा फिर मैं बताऊंगा तेरे को। फिर वो दूसरे पे जड़ता है कस के, तो कहता है ये तो मार दिया ठीक है, अब तीसरे में मार के दिखा फिर मैं बताऊंगा तेरे को। अरे कितने झापड़ खाओगे, इसके बाद भी जो है अभी तक नहीं सुधर रहे। बात यह है सब कुछ तो हो गया, इतने जो युद्ध हार गए, इतने युद्ध हार गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भारत ने, और इतने आज तक एक युद्ध जीता है अपने भारत से, एक युद्ध। और इसके बाद जब आपकी जो है, जब युद्ध में आपकी शक्ति नहीं बची तो आतंकवाद के रास्ते से घुसने की कोशिश की और उसमें भी हमने आपको जमकर ठोका। तो ये झापड़ खाने वाले लोग और कटोरा लेके भीख मांगने वाले लोग, आप जो है क्या बात कर रहे हो? आपको आज एक देश में मैं पीएम मैं इरशाद साहब से केवल एक बात पूछता हूँ, दीपक जी एक जवाब दिला दीजिए। हाँ बिल्कुल, इरशाद साहब आपके लिए सवाल आ रहा है, मैं एक बात ना आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। मैं केवल इनसे एक चीज पूछ रहा हूं, आज विश्व में इनको कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार है? दीपक जी कर्ज मांग रहे हैं, आप कर्ज मांग रहे हैं, कोई देने को तैयार नहीं। और एक चीज और पूछ लीजिएगा इनसे, आज अभी पिछले रिसेंट इरशाद साहब बता दें कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिसको किसी विदेशी धरती में उसे इनवाइट भी किया गया हो, उसे इनवाइट भी, अब तो यह हालत है कि इनको कोई अपने देश में बुलाना नहीं चाहता क्योंकि डरते हैं लोग कि आएंगे तो कुछ और मांगने के लिए हाथ फैला लेंगे। ये तो कंडीशन है इनकी आज की देश में। अरे साथ आप हमारे साथ जो है स्वतंत्र हुए थे, आपने धर्म के आधार पर अपना देश बनाया और इसके बाद आपकी आज 75 साल में ये हालत है, ये हालत है कि आप अपने लोगों को रोटी नहीं खिला पा रहे हो। जवाब फिर आप छोड़ डाला, रोटी नहीं खिला पा रहे, आपसे अच्छी खाते हैं, आपसे अच्छी खाते हैं, अच्छे रहते हैं, खुदा की कसम पाकिस्तान तशरीफ लाइए आप। और दूसरी बात, रोज टीवी में शकल दिख रहे हैं, रोज जो है आटे की कहीं आटे की बोरी चोरी हो रही है, कहीं किसी के यहाँ चोरी हो रही है, ये सब हो रहा है आपके यहाँ। हर रोज पाकिस्तान को डुबा कर सोते हैं। मैं वो कहता हूँ, देखिए खांसी हो गई, आपका तो गला भी खुश्क हो गया। आप तो पानी पी पी के एनर्जी ले रहे थे, आपको लगा आज मैं पानी पी पी के क्योंकि मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं, मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। देखिए 75 साल से आप हर रोज कहते हैं आपके तो गले सूख रहे हैं, आपके गले सूख रहे हैं इस समय। कभी आप ब्लैक लिस्ट कहते हैं, अभी ग्रे लिस्ट से भी हम बाहर हो गए। अभी हम देखिए, अभी आपके सर पे फिर सवार होने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी वही कहते हैं। ठीक है जनरल साहब मैं आपके पास आऊंगा, आपने जवाब दे दिया ना इरशाद साहब। रुकिए अब मैं आपको सुनाता हूँ वो जो मैं आपको सुनाना चाहता था। भाई आप साउंड करके अच्छा सा सुनाइए, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और बताइए कहाँ की तस्वीर है। पाकिस्तानी लोकल फौज, पाकिस्तानी लोकल फौज, पाकिस्तानी लोकल फौज, पाकिस्तानी दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, मुल्ला वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो हत्यारे पे करती है, इसके पीछे वर्दी है, जो अफरा-तफरी है, इसके पीछे वर्दी है। कुछ
कुछ दिन हुए हैं तब की ये तस्वीरें। सीधे जनरल सिन्हा साहब के पास चलूंगा। जनरल सिन्हा जी, मैं सीधा कमेंट चाहूंगा, ये क्या इनकी आर्मी की राजनीति है? और ये कश्मीर 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 क्यों चिल्लाते हैं? इनको पता नहीं है कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में, लेकिन कैसे चिल्लाते हैं इसके नाम पे अपनी दुकान? जरा ये समझाइए। देखिए दीपक जी, जय हिंद, और पाकिस्तान के मेरे अजीज दोस्तों को भी जय हिंद। देखिए दीपक जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि ये पाकिस्तान की जो फौज है वो पहले दिन 1947 से लेकर आज तक वो पूरा अपने अस्तित्व को बनाए रखी है, जो कि हुक्मरान है इनके बाय प्रॉक्सी जो चलते हैं, और केवल एक, और उसके अंदर में है हम कश्मीर की लाप। अब क्या है कि देखिए, अब वो तो उनको भी समझ में आ गई है, और बाजवा साहब से शुरू हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। अब तो वो कहते हैं कि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारे मानते हैं, और आज के दिन में पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ये मांगती है कि ये तो हाथ से शायद निकलने ही वाला है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब तो, और देखिए ये कब हुआ, 94 में जब रेजोल्यूशन आया, तो 22 फरवरी का रेजोल्यूशन आया हमारी फौज के अंदर में, ये हमने ये शपथ ली कि हम तो उसके बाद तो शपथ लेते हैं कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। और देखिए जो चीजें हो रही हैं, आप कहें ना कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से इसके पीछे छिपती है, आज तक तो छिपती रही पाकिस्तान की जनता, और आज पाकिस्तान की वो जनता जो 22 to 23 करोड़ हो गई हैं, वो कहते हैं कि भाई भारत के साथ मिलना है। और देखिए राजनाथ सिंह साहब ने एक बहुत बड़ा अच्छा बात कि हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, और आपने जो सुनाया ना कि ये क्या है, इसके पीछे वर्दी है, तैयार हुए, पूरा वर्दी इसके पीछे है, पूरे पाकिस्तान के लोग। अरे सुने साहब, अरे क्या सुने आप, झूठ बोले जाए, मैं सुनता जाऊं आपको। मैं बड़ा अच्छा 2000-2500 पार्क में दहशतगर्द तैयार किए थे इमरान खान ने, उनको सबक सिखा दिया गया है। अब मेरे मुल्क में मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ को तो आप जुर्रत करके देखे, इमरान खान उसकी जुबान खुद ही देखेंगे मेरी आर्मी के बारे में जो बोलेगा। खान को आप बहुत दूर बैठे हैं, आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, आप बात कर सकते हैं। आज आएंगे आप वाले में, अब कोई बोल करके देखिए, हुमायूं साहब तो बहुत अच्छी बातें कर गए, आप जो तो कह गए कि देखिए मैं उनके साथ में, अरे इरशाद साहब बीच में है, इरशाद साहब, और देखिए हम ग्रेटर, इरशाद साहब 2 मिनट अलग से दे दूंगा, बीच में नहीं बोलिए, स्काइप पे जुड़े। ये पाकिस्तान, देखिए जब हमारा पार्टीशन हुआ तो यूके ने यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटिश ने हमें बाय प्रॉक्सी अलग कर दिया। आप उसमें फंस गए, और आपके जो कायदे आजम साहब इसमें उसके वो किरदार थे। आज वो अनफिनिश्ड एजेंडा है ग्रेटर भारत का, जो हम संरक्षण करते हैं। और देखिए बांग्लादेश भी मिलना चाहता है हमारे साथ, आज पीओके मिलना चाहता है, गिलगिट बल्तिस्तान मिलना चाहता है, सिंध से आवाज आ रही है, अमेरिका भी मिलना चाहता है कि हम आना चाहते हैं, आप जिससे चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। ठीक है जनरल सिन्हा साहब, कंक्लूडिंग बात बताइए, अनफिनिश्ड एजेंडा कैसे पूरा होगा और कब पूरा होगा? क्या आपको लगता है माकूल समय आ गया है? एब्सोल्युटली दीपक साहब, देखिए ये 22 नवंबर में हमारे चीफ ने ये बता दिया था कि हमारा तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के लिए हम तैयार बैठे हैं, जैसे होगा हम कर देंगे। रक्षा मंत्री ने शौर्य दिवस में बोला था श्रीनगर के अंदर में कि हम तो एक तरह से कूच कर गए हैं, तैयारी है, सीमा पे बैठे हैं, जिस दिन मिला। और ये हमारे संविधान की कसम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन कोई छोटी छोटी चीज तो है नहीं। तो ये मान के चलिए कि ये तो मिल जाएगा, मगर हम एक मौका इनको देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पीओके के गिलगिट बाल्तिस्तान आना चाहता है आपके साथ में। और अभी बहुत अच्छी बात जो हुमायूं साहब ने किया, मैं मानता हूं हुमायूं साहब, हम ग्रेटर, क्योंकि भारत तो अखंड भारत की बात करता है, हमारी अखंड भारत, हम अफगानिस्तान के साथ, हमारे जो फ्रंटियर गांधी थे जब ये हुआ था पार्टीशन, तो उनके आंखों से आंसू थी, उन्होंने कहा हमारे साथ गद्दारी हो गई, वो तो हमारे साथ आना चाहते थे। बलूचिस्तान आपका कभी हिस्सा ही नहीं था, वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, वो तो ओमान का हिस्सा हुआ करता था। तो देखिए ये दीपक जी, ये इन पन्नों में, इतिहास के पन्नों की कहानी नहीं है,
ये वास्तविकता की कहानी ठीक है, 21वीं सदी की कहानी है। और ये देखिए, आप कुछ नहीं ज्यादा करना पड़ेगा। पीओके तो छोटी सी चीज है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ मिलेगा और हमारे पैनल में बैठे हुए सारे लोग आएंगे, उनकी तरफ से आवाज आएगी क्योंकि पूरी जनता कह रही है कि समय आ गया है, आइए हम मिलते हैं। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ जमीर अली साहब के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जमीर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, और आपको कुछ एक डाटा भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, भारत चाहता हूँ मैं। अरे इरशाद साहब, एक मिनट रुक जाइए। इरशाद साहब एक मिनट रुक जाइए। मैं अब पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी हालत आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का सालाना बजट, देखिए अंतर क्या है पीओके में और हमारे कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का सालाना बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जबकि आपके यहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बजट 6,500 करोड़ है, यानी 93 करोड़ कम। अगला पॉइंट सुनिए, जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपए है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 74,000 रुपए, और पाकिस्तान के डॉलर की कीमत आप जानते हैं ये क्या होगी भारत के मुकाबले। भारत के मुकाबले ये आधे से भी कम है वहां प्रति व्यक्ति आय। ये मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 35 डिग्री कॉलेज है, जबकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ 6 हैं। जम्मू कश्मीर में रोजाना 20 से 22 घंटे बिजली रहती है, जबकि पीओके में 3 से 4 घंटे बिजली रहती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बाढ़ के नाम पर दुनिया से पैसा लिया गया, जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरल खा गए और पंजाब में खर्च कर दिया, जेबों में भर लिया। सारे नेचुरल रिसोर्सेस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपने हड़प के रखे हैं। ऐसे में कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ क्यों रहना पाएगा? तैयब साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक बहुत शानदार सवाल आपके लिए, लेकिन जमीर अली साहब जवाब दीजिए। ये अंतर है, ये आपका अंतर, ये हमारा अंतर। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से कि पाकिस्तान और भारत के जो इकोनॉमी का साइज है उसमें भी बड़ा फर्क है, और उसके साथ साथ से जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें और जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके जो बजट साइज है उसमें भी बड़ा फर्क है। और उसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत बदतर है, और इसकी जो बुनियादी वजह है उसमें वो वही हुक्मरान पार्टियां या वही हुक्मरान जमातें हैं जिनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की मुआशी हालत इस हद तक अबतर हो गई है। दूसरी बात यह कि देखिए, जिस तरह जिसको आप पीओके कहते हैं या जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, तो वहां पे लोगों की जो अपनी सोच है, लोगों की अपनी मर्जी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों तरफ की जो हुकूमतें हैं उनकी जानिब से जो बयान जारी किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। इसको अगर हम इस तरह समझना चाहें कि जिस तरह इंडिया की जानिब से जो दावे किए जाते हैं उसको देखा जाए, या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जो दावे किए जाते हैं उसको देखें, तो उसमें और जो वहाँ की जनता है उनकी सोच में हमें वाज़ेह फर्क नजर आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त दोनों साइडों पर यह किया जाता है कि वहां से इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्शन मूव या पॉलिटिकल मूव की वजह से जो सूरत हाल होती है वो अलग होती है और जो आवाम की सोच है वो अलग होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो इकोनॉमी का साइज है उसमें भी बड़ा वाज़ेह फर्क है। और आपने जिस तरह के इस वक्त आदाद शुमार बताए हैं कि इंडिया कितने पैसा खर्च कर रहा है जम्मू कश्मीर पे और पाकिस्तान अपने कश्मीर पे कितना खर्च कर रहा है, तो उससे बिल्कुल वाज़ेह फर्क है। और आपने जो पैसे बताए यकीन तौर पर बिल्कुल इतने ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों इलाकों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों इलाके के जो लोग हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक के फैसला करने की इजाजत दी जाए, ताकि वो ये फैसला कर ले वो किस तरह से रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों साइडों पे जो लोग हैं वहां पर मुख्तलिफ सोच पाई जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों तरफ में जो लोग रहते हैं उनको इस बात का फैसला करने की इजाजत होनी चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अपने घर के लोगों को खुदकुशी की इजाजत दे दें, ये कह रहे हैं आप? हम अपने घर के लोगों को, हमारे कश्मीरी भाइयों को खुदकुशी करने की इजाजत दे दें, ये कह रहे हैं आप जमीर भाई? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो अगर इस तरह कोई फैसला करेंगे तो खुदकुशी करेंगे। जो कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतने मासूम है जिनको अगर आप पूरी तरह से इजाजत देते हैं तो वो कोई खुदकुशी करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो जो भी फैसला करेंगे अपने लिए बेहतर फैसला करेंगे। ठीक है, आपका नैरेटिव है कि कश्मीर को खुद फैसला करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन कश्मीर से जो आवाजें उठ रही हैं क्या उनको सुन पा रहे हैं के शर्मा जी ये लोग? नहीं दीपक भाई, जो भारत के पास कश्मीर है उन लोगों ने तो फैसला कर लिया।
वो तो बाकायदा वहां पर देखिए पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहां पर आने वाले समय में भी फिर से जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके पहले लोकसभा चुनाव। वो तो भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, वोट करते हैं, और उनका वहां डेवलपमेंट भी हो रहा है, सारा विकास भी हो रहा है, और उन्होंने सहजता से धारा 370 और 35A को स्वीकारा भी कि जो उसको हटाए जाने को। तो इसलिए भारत के अंदर जो कश्मीर है वो तो फैसला कर चुका है। रही बात तो पीओके की जो कश्मीरी भाई है वो भी इस बात का फैसला कर रहे हैं, वो रोज ही नारे लगा रहे हैं आपके ऊपर कि भैया हमें किसी तरह भारत से मिलने दो। दीपक भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट से बहुत समय से देख रहे हैं इस समस्या को भी। हम साल 1.5 साल पहले बार बार एक बात कहा करते थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब के बाद हुआ, हम कहते थे कि देखिए बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध होने वाला है, बहुत जल्द गृह युद्ध होगा। और आपने वो नजारा अभी पिछले कुछ महीनों में देखा भी कि किस तरह से वहां पर जो है अराजकता फैली बुरी तरह से। और आज जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप 4-5 टुकड़ों में बिखर जाएगा, यह भी सत्य बिल्कुल पूरा विश्व जो है यही देखेगा। और क्योंकि इसके पीछे कोई और नहीं है दीपक, इसके पीछे पाकिस्तान के अपने करतूत हैं। पाकिस्तान ने जिस ढंग से आतंकवाद को पाला, जिस ढंग से धार्मिक कट्टरता के आधार पर लोगों के जो है जान बेहाल किए, जिस ढंग से वहां पर आतंकियों का पालन पोषण हुआ, आज जो है उसका परिणाम ये भोग रहे हैं। क्योंकि इनके अंदर इन्होंने जिस जहर को पैदा किया है, जैसा इन्होंने फसल बोया वही तो काटेंगे ही। ठीक बात है, और वही तो हो रहा है वहां पर। ठीक बात है, ठीक बात है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बचेगा भी। हाँ, एक बात कह दूंगा, एक बात जल्दी से देखिए, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान एक विषय पर आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान एक विषय पर आगे बढ़ सकता है। मैं एक बात कह दूं, इसके बाद आप बोल दीजिए। आपके मशवरे की जरूरत नहीं है पाकिस्तान ना डेवलपमेंट में, ना खाद्य में, ना किसी टेक्नोलॉजी में, ना किसी क्षेत्र में आज पाकिस्तान आगे नहीं है। लेकिन हाँ, गधे का उत्पादन इनके यहाँ जरूर बढ़ गया है दीपक जी, गधों का उत्पादन बढ़ाने में नंबर 1 है, ये आप मान लो। बस इतनी उपलब्धि मैं दे सकता हूं पाकिस्तान को। इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा, वो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा उसको कहा गया कि हमें बड़ा फक्र है कि हमारे यहाँ 1 लाख गधे बढ़ गए, 1 लाख गधे। सीधे मैं तैयब खान साहब के साथ चलता हूँ। तैयब खान साहब बताइए, इरशाद साहब कह रहे थे कि इमरान खान तो भारत के एजेंट है, क्या इमरान खान भारत के एजेंट थे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं तमाम मैंने काफ़ी देर से आप लोगों को सुना है। सबसे पहले बात यह कि कश्मीर की यहाँ बात हो रही है, मकबूजा कश्मीर की बात हो रही है, रियासती जो जबर हो रहा है वहाँ जो निहत्ते कश्मीरियों पर, मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के कश्मीर की बात आप बाद में करना चाहिए भाई। आप पाकिस्तान के PTI के सपोर्टर है, मुझे ये कहा गया। मैं बतौर जर्नलिस्ट में यहाँ बात करने आया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टुकड़े होगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह तक क़यामत तक कायम दायम रहेगा। और जो आपके इंडिया में तरीके से सिखों की जो तरीक चल रही है, आपका इंडिया जो है टुकड़े हो सकता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कायम दायम रखना है क़यामत तक। और आपको लगता है आप लोग जल्दी भूल जाते हैं पुलवामा वाला और जो दीगर मामलात हैं, जिसमें जब भी आपने पाकिस्तान पुलवामा आप नहीं कराया था तैयब भाई, मतलब आप मान रहे पुलवामा आप नहीं कराया था, 4 निहत्ते CRPF के जवानों को आप नहीं मारा था, आप मान रहे हैं ना इस बात को? दो टोक जवाब हमने दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के जो है 2 टोक मतलब ये आप कह रहे हैं ना पुलवामा आप नहीं करवाया था, मतलब आप आतंकवाद करवाते हैं कश्मीर के अंदर, ये मान रहे हैं तैयब खान? में इतनी जरूरत और बहादुरी है कि वो आपको मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत रखती है। आपके तो जवान जो है वो निहत्ते कश्मीरियों पर दिन दिहाड़े जो हमला करते हैं, जो जुल्म बर्बरियत करते हैं, सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो आप लोगों ने वहाँ की। आधे से ज्यादा इंडिया की फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में कायम है, किस हैसियत से वहाँ कायम है? आप क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के? अरे भाई हमारी सेना हमारी सीमा में नहीं रहेगी तो आपकी सीमा में रहेगी क्या? हम मार के आ चुके हैं 4 बार आपको। वो भी उसको ख़त्म कर दिया आपने, उसकी खसूसियत को भी ख़त्म कर दिया। और दिन दिहाड़े लोगों पर, बच्चों पर इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ आप लोग कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया जो वहाँ बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन बनना फिरता है, सारे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को पता है। और आप लोग डरते हैं, आप लोग डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, इस वजह से जो है आप प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में आप लोग मुदाखलत करते हैं। हमने तो हमारे मीडिया में कभी आपके अंदरूनी मामलात में कभी भी उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया। आपने कहा आपने पुलवामा किया, अभी कहा आपने पुलवामा किया, आपको समझ ही नहीं आया बोलना क्या है यहाँ पे, क्या नहीं बोलना है?
आपने पुलवामा किया, मान लिया ना आपने? जवाब दीजिए ना, हाँ या ना, पुलवामा किया आपने? इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम भाई एक चीज बार बार बोलने से सच नहीं साबित हो जाती। आप मेरे सवाल का दे, आप मानते हैं आपने पुलवामा किया? हम ये कहते हैं कि जब भी इंडिया ने जो है पाकिस्तान पर जो भी जो है एलिगेशन, आप मानते हैं आपने पुलवामा किया, मान रहे हैं ना? आपने जवाब दिया माकूल, पुलवामा करके, उरी की स्ट्राइक का। और आगे भी अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिश करेगा इंशाल्लाह उसको हर प्लेटफॉर्म पे अब आप भूल गए, अब आप समझ नहीं आ रहा आपको क्या बोलना है। आपने पुलवामा किया कि नहीं किया? देखिए जो आप लोग प्रोपेगेंडा वार फैलाने की क्या फिर प्रोपेगेंडा? चलिए इरशाद साहब से पूछ लेता हूँ। इरशाद साहब, पुलवामा आपने किया था क्या? आप पहले मैं सबके ना बताइए ना। ये गए बोल गए तैयब भाई नए नए आए हैं तो बोल गए पुलवामा आपने किया। आपने किया ना पुलवामा, मान रहे हैं आप? एक एक बात का देखो दीपक, एक एक बात का जवाब दूंगा। पहले जनरल साहब फरमा रहे थे कि कश्मीर को कब्जा करने में हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब आप तो सिर्फ कश्मीर पे कब्जा करने के लिए जागना पड़ेगा, एक बेतुका ख्वाब देखते हैं। दूसरी बात आपने आपके पार्लियामेंट में तो पैंट ढीली हो गई थी ना, डिबेट नहीं हो रहा था। मैं आपको नहीं बोला, आप मुझे आधा मिनट दीजिए। आप भूल गए, फिर आप भूल गए, कश्मीर आप सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट के लिए नहीं रखा। जनरल साहब बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए जनरल साहब, बोल लेने दीजिए, बोलने दें प्लीज बोलने दें। आपने फिर कहा जी आपने बहुत बड़ा बजट मकबूजा कश्मीर में रखा। आपने वो बजट कश्मीरियों के लिए नहीं रखा, आपने दहशतगर्दी के लिए रखा, आपने इलाके का सुकून बर्बाद करने के लिए रखा, आपने कश्मीर को तबाह बर्बाद करने के लिए रखा। और दूसरी बात, आप पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं, वो आजाद कश्मीर कहते हैं, उसमें उसका वजीर आजम अलग है, उसका प्रेसिडेंट अलग है, उसकी काबीना अलग है, वो आजाद है। ये जो आपने जुल्म किया हुआ है, जो आपने कब्जा किया है, वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं उसको आजाद कश्मीर नहीं कहते हैं। कश्मीर आजाद नहीं है। वहां पे आपने जो बजट रखा है उसकी तरक्की के लिए नहीं रखा, आपने इलाके का सुकून बर्बाद करने के लिए रखा, आपने कश्मीरियों को दफनाने के लिए रखा, आपने रखा। आप मुझे ये बताइए, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी नौजवानों को कौन सी नौकरियां दे रहे हैं आप? कौन सा वहाँ दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं आप? अरे बह रही है, आपको पता नहीं इरशाद साहब? G20 की बैठक हुई है वहाँ, G20 अमेरिका गया वहाँ पर, कश्मीरियों की टांगे कटी हुई देखता हूँ। आप जिसको बर्तानिया बोलते हैं वो भी वहाँ गया था, G20 की बैठक श्रीनगर में। कश्मीरी बहनों को रोते देखता हूँ, कश्मीरी माओ बेटियों को रोते देखता हूँ और बद्दुआएं देते देखता हूँ। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एक नया सबूत इरशाद साहब। क्या नया बताएं? इरशाद साहब में नया, आप ये नहीं बताएंगे आपने पुलवामा किया था? इरशाद साहब बता दीजिए ना कि हमारी फौज तो इतनी महान है कि आपने एक उरी की स्ट्राइक की, हमने पुलवामा करके आपको बदला लिया कि नहीं लिया? बताइए। आपने हमला किया, आपने उंगली का जब जवाब दिया गया, आप तो पुलवामा आपने किया था, मान रहे हैं ना आप? और देखिए हमने आपने शरारत की, उसका जवाब जब मिला इल्जाम लगा रहे थे आप लोग। पुलवामा आपने क्या कह रहे हैं ना इरशाद साहब? छुरी लोग हैं, पुलवामा आपने किया ना इरशाद साहब? आप जुल्म बर्बरियत फैलाते। अभी देखिए अभी आपके अमेरिका से आए सरकार बड़ी वहाँ बातें की मुसलमानों के लिए। इरशाद साहब कुछ भी बोल रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। इरशाद साहब सुनिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान ने क्या बेईमानी की 2022 में, उसके 4 सबूत बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के विकास बजट में 2.5 अरब रुपए घटाए गए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सामान्य बजट में 7 अरब रुपए की कटौती की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल फंड फ्रीज कर दिया गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के एजुकेशन बजट में भी भारी कटौती की गई। ये आपने 2022 में किया है, अभी किया। मकबूजा कश्मीर आपके पास है, आपने कब्जा किया होगा कश्मीरियों के कश्मीर पे। हमारे पास जो हमारे दो टूक बात करा करिए ना इरशाद साहब, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। पुलवामा आपने किया उरी के बदले में, मान रहे हैं ना आप? और जो आपने जुल्म कर रहे हैं उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं। उसमें लोग रोते हैं, कुछ भी उसमें माएं बहनें यतीम मस्कीन होती हैं, उसमें इज्तिमाई कमरें बनती हैं। आपने पुलवामा किया, जमीर अली साहब आप मानेंगे तैयब साहब ने सही कहा, पुलवामा किया आपने। एक चीज है जो शर्म है वो ही नहीं आती आप लोगों को, बाकी सब कुछ करते हैं आप। मैं तो लोगों में शामिल हूँ, तो किसी भी जो आपके दिल में है वो जुबान पे लाएं। बात को मुकम्मल करते हैं, मैं तो ऐसे किसी भी वाक़े की ना पे बात करता हूँ भाई, इस तरह की किसी बात की सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या किसी भी दूसरे मुल्क में कोई इस तरह का वाक़या हो।
ये देखिए इंतहा पसंदी जो है वो उसको किसी सूरत में सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। आप समझदारी की बात कर रहे हैं भाई, इरशाद साहब को क्या हो जाता है? ये अभी बोल रहे थे कि आपने उंगली की, हमने उंगली दिखा दी। सच बोलता हूँ, वो मोहतात होके बोल रहे हैं। मैं सच बोलता हूँ, वो मोहतात बोल रहे हैं। सीधा आदमी सीधी बात करेगा, सीधा आदमी सच उगलवाएगा। सच आप बोलते नहीं है। आप मेरी सरहदों के साथ आप शरारतें करते हैं, आप शरारतें करते रहे और आपको बख्शते रहे हम लोग। मतलब के साहब आज बहस में 2 versus 1, जमीर साहब बिल्कुल अपने जमीर की बात कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं उस बात से, लेकिन दो लोग बोल गए, तैयब साहब बोल गए, इरशाद साहब बोल गए कि हाँ भाई आपने उंगली की उरी में तो हमने जो है पुलवामा कर दिया, बोल गए आज वो। मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ। मेरा जमीर, मेरी जान, मेरा माल, मेरा पाकिस्तान। देखिए दीपक जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे बैंड बजा दी पाकिस्तान की आप लोगों ने भाई, अरे बैंड बजा दी। अरे भाई आपका काम की बजाने वाले, आपका काम गधे पैदा करना है, पाकिस्तान के अंदर गधे पैदा करना कोई काम क्या वाले हैं। दीपक जी मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए आज पाकिस्तान की एक्चुअल स्थिति क्या है। कभी आप पाकिस्तानी टीवी के ही जो रिपोर्टर्स हैं और वो जो गली में घूमकर जो लोगों से, युवाओं से बात करते हैं, तो आप उनका कई जगह चलता है, तमाम चैनलों में देखने को भी मिलता है। आज जिस ढंग से अमेरिका के साथ भारत का समझौता हुआ, जेट इंजन की बात हुई, जो है ड्रोन की बात हुई, जो सेमीकंडक्टर यहां बनाने के लिए विदेशी निवेश करने की बात है, और बड़ी संख्या में निवेशक भारत में आज निवेश करने के लिए तत्पर है और कर भी रहे हैं। और आज जो है मोबाइल बनाने के मामले में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो बड़े, आज जो वर्ल्ड लेवल पर भारत जाके खड़ा हुआ, तो इनसे पाकिस्तान के युवाओं से जब ये बात करते हैं तो वो लोग तुलना करते हुए कहते हैं कि हमारे कैसे जो नेता हैं, मुझे ये बताइए, लोग हैं, उनको सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और हम तो कभी ये कर ही नहीं सकते। आज भारत के तुलना वो लोग कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो चोर और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें यहाँ पर। तो इनके युवा निराश होकर बैठे हुए हैं, यहाँ कोई निवेश करने को तैयार नहीं है, इनके यहाँ खाने के लिए किल्लत पड़ी हुई है, और एक तरफ भारत की इस तरह की जो है विश्वव्यापी जो महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो इनकी क्या है, हताशा है, निराशा है, हताशा, निराशा, बौखलाहट ऐसी बनी हुई है कि हम क्या करें। हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, आतंकवाद और गधे, आतंकवादी और गधे। वही सवाल पूछना था आज की डेट पर, वही सवाल गधे कैसे बढ़ाते हैं ये तो ये बता सकते हैं। इरशाद साहब बताइए ना, आज की तारीख में सबसे प्रॉफिटेबल धंधा ड्रामा आपने पाकिस्तान के अंदर गधे पालना है, सबसे प्रॉफिटेबल। आपने पाल रखे 30-50। अब ये सुबह बहुत देर से गधे की बात कर रहे हैं, गधे को गधे का ख्याल आया, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों ऐसी बात की गई। अरे ख्याल तो आपका देश रखता है गधों का, प्रॉफिटेबल कहा। अरे आप अपने आर्थिक सर्वे में लिख रहे हैं गधे पसंद है, खुद ही गधे बने हुए हैं वहां पर। गधे का ख्याल आया, मुझे नहीं मालूम। मैं यहीं पे रुकता हूँ, बहस को यही रोक देता हूँ। अब जनता डिसाइड कर ले कौन कितना बड़ा गधा है, ये जनता डिसाइड कर ले। Zee News.